हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को डिस्कस करेंगे। तो पहले थर्ड लॉ में ऐसा न्यूटन कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर फोर्स के लिए ऑपोजिट फोर्स होगा। लेकिन इस लॉ का नीड क्या था? इस लॉ का नीड ये था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो ये हमको बताता है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है या फिर मोशन में है तो वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और सेकेंड लॉ हमको ये बताता है कि जो फोर्स होता है वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है। लेकिन दोनों में से कोई भी फोर्स उनको ये नहीं बताया कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स बॉडी पे लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमको यही बताता है कि अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी उतना ही फोर्स मेरे ऊपर एक्सर्ट करेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि सपोज करो एक टेबल है, इस पे एक बुक रखा हुआ है। इस पे एक बुक रखा हुआ है। तो इस पे हम ये जब बुक रख रहे हैं तो ये जो बुक है ये क्या कर रहा है, इस टेबल पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन। लेकिन ये टेबल पे एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि इस टेबल पे जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगी, अगर सपोज 10 न्यूटन फोर्स टेबल पे एक्सर्ट कर रहा है तो ये जो टेबल होगा ये भी इस बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगा। ये टेबल हमारा 10 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करेगा इस बुक पे ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ ये बोला ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन था इस बुक का इस टेबल पे 10 न्यूटन फोर्स नीचे की तरफ लगाना, उसका रिएक्शन क्या होगा? टेबल इस बुक पे फोर्स लगाए, रिएक्शन क्या होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो 10 न्यूटन का 10 न्यूटन और ऑपोजिट, ये नीचे था तो ये हो जाएगा ऊपर, तो टेबल इस पे ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स लगाया, इसीलिए ये हुआ इक्वल एंड ऑपोजिट। उसके बाद अगर हम किसी भी बॉडी को, कोई भी बॉडी को पिकअप करें और उसका ऐसे हवा में छोड़ तो वो नीचे जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता है। वैसे जब ये बॉडी को हम यहाँ पर रख रहे हैं तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि इसको नीचे खींचना चाहिए। लेकिन जब इस टेबल पर हम इसको रखे हैं तो ये नीचे नहीं जाता है ना, वो वहीं रुक जाता है। क्यों रुकता है? बिकॉज ये टेबल पे इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है और यही फोर्स रिएक्शन फोर्स होता है। वैसे ही अगर हम इस बोर्ड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाए, ऐसे फोर्स लगाए, मतलब हम इधर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, इधर इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो बोर्ड है ये भी मेरे तरफ हम पे फोर्स लगाएगा, मेरा हाथ पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ। जितना हम लगाए थे उतना ही ये हम पर लगाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है वो ये कहता है कि इस यूनिवर्स में जितना भी पार्टिकल है वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ इट्स मास के कारण वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। जैसे अगर ये पेन है और ये डस्टर है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, और यही फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। मास के कारण इसके पास अपना मास है, इसके पास अपना मास है, ये इसके पास अपना मास होने के कारण और इसके पास अपना मास होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहा है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका फॉर्मूला होता है
अगर दो बॉडीज है मेरे पास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, तो जो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच का डिस्टेंस सपोज करो r है, स्मॉल r, और इसके बीच का डिस्टेंस है यहाँ से दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वह स्मॉल है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, मतलब ये इस पे फोर्स लगा है, इसको बॉडी 1 बोल रहे हैं, इसको बॉडी 2 बोल रहे हैं, तो ये जो बॉडी 2 इस बॉडी 1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो लगाएगा अपने तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो ये इसको अपने तरफ खींचेगा, वैसे ये भी इसको फोर्स लगाएगा और ये इसको अपने तरफ खींचेगा, और ये जो है ये हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 का मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और वैसे ही ये इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये होगा F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, अब हम यहाँ अगेन लिख सकते हैं कि ये जो F1 और F2 है ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और ये दोनों एक्शन और रिएक्शन ही है, ये एक्शन है ये रिएक्शन है, ये इस पे फोर्स लगाया तो उसके बदले में ये भी इस पे फोर्स लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता है, तो ये फोर्स इस तरह से लगेगा, ये दोनों के पास मास है ना, तो क्या करेगा कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये जिस फोर्स ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है उसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट इज F12, और वो किधर लगेगा? अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन 2, ये मास 2 है, इस पे 1 फोर्स लगाएगा, उसको हम बोल रहे हैं F21, किधर लगेगा? इसके तरफ लगेगा, तो हम देख सकते हैं इसका डायरेक्शन कैसा है, तो किसी भी एक फोर्स का हम बात, तो ये जो फोर्स है ना, तो इसी फोर्स को जो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो मास के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, तो ये जो फोर्स है F12, this gravitational force is directly proportional to the product of the masses and F12 या कोई भी gravitational force is inversely proportional to 1 by inversely proportional to the square of the distance between the masses। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि अगर हम इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोले, अगर हम बोले कि ये जो F12 है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वी हैव टू से इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो हमको बोलना होगा कि दिस F12 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर, ऐसा जब इन्वर्स बोल रहे हैं ना तो ये 1 by फैक्टर इन्वर्सली वर्ड में छुपा होता है, और जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं ना तो ये पूरा चीज़ इसमें हम लोग इंक्लूड करना होता है, फिर डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली इसके प्रोपोर्शनल, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा F इज इक्वल टू M1 F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब इसको हम लोग अगर रिप्लेस करें इक्वल टू साइन से, तो हम बताए थे कि जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वल टू साइन से रिप्लेस करते हैं तो राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उसको हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में M1 आएगा M2 आएगा डिवाइड बाई r स्क्वायर, r क्या है? दोनों मास के बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। अब ये जो है ना ये तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, रो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, ये जो टर्म ये कांस्टेंट है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका जो वैल्यू है वो बॉडी पे या फिर प्लेस पे या बॉडी का शेप पे या फिर बॉडी का साइज पे डिपेंड नहीं करता। बॉडी स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो या स्टार हो या कुछ भी हो, किसी भी शेप का हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना बड़ा हो, मास इसका m2 हो, इसका m1 हो, यहाँ m1 वेरी वेरी बिगर देन m1 हो जाए। किसी भी केस में, हर केस में जो ये g है ना, हर एक केस में, हम रांची में बात करें या जमशेदपुर में बात करें या फिर दिल्ली में बात करें, इसका वैल्यू जी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। हम अर्थ में बात करें या मून पे बात करें, जी का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। वो ना तो लोकेशन पे डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ना तो एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड नहीं करेगा, बॉडी का नेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। वो कॉन्स्टेंट है, इसलिए वो हर जगह कॉन्स्टेंट, पूरे यूनिवर्स में कॉन्स्टेंट। इसलिए जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। ये इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस जी का यूनिट क्या होता है। तो हम क्या देखें कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r। यहाँ से G का अगर हम यूनिट निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा? इधर G आ गया, G में G विल बी इक्वल टू F r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। F का यूनिट फोर्स का न्यूटन, रेडियस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, मास का केजी इंटू केजी। जी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 6.67 × 10⁻11। जी इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। इस वैल्यू को याद रखना, इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम इसका डेफिनेशन को बात करें कि ये मेरा जो जी है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो अगर हम यहाँ पर इस आर को 1 मीटर कर दें, मास को 1 kg कर दें, दोनों मास को दोनों 1 kg, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, तो g विल बिकम इक्वल टू f। मतलब ग्रेविटेशनल दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। मतलब अगर दो 1 kg का बॉडी को हम 1 मीटर का दूरी पर रखते हैं, दोनों 1 kg का है और दोनों को हम 1 मीटर का डिस्टेंस पे रख रहे हैं, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये है 1 मीटर। तो इनके बीच में अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वही हमारा मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ऐसा उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कोई बॉडी अगर हम ऐसे पकड़े और इसको छोड़ दें, ये गिरेगा, तो क्या हुआ? इस बॉडी पे नीचे फोर्स लगा। तो हम पढ़े थे कल लास्ट क्लास में कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब
acceleration is equal to force by mass. This means कि force is non-zero. Force अगर not equal to zero है तो acceleration भी not equal to zero आएगा. और इस बॉडी में फोर्स लग रहा है, मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगा, तो ये बॉडी जब नीचे जाएगा कांस्टेंट फोर्स इस पे लगते ही रह रहा है, ये नहीं कि कुछ देर तक लगा फिर रुक गया, इस पर कंटिन्यूसली ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है. तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ये बॉडी नीचे जाएगा वैसे वैसे ये एक्सेलरेट कर देगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कुछ फोर्स कांस्टेंट है. देखो ए इज इक्वल टू एफ बाई एफ है ना, तो एफ का वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मास का वैल्यू फिक्स्ड है और एफ का वैल्यू फिक्स्ड, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. मतलब कांस्टेंट अमाउंट से इसका स्पीड बढ़ता जाता है, बट इसका स्पीड बढ़ेगा. लेकिन ये जो स्पीड बढ़ रहा है ना, ये क्यों बढ़ रहा है? ग्रेविटेशन के कारण. ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसके कारण इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन जो हो रहा है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है. ये एफ जी क्यों? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. ये एफ जी है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हुआ एक्सेलरेशन. अगर किसी बॉडी को हम यहाँ पकड़े और यहाँ से ड्रॉप करें सिंपली, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण वो एक्सेलरेट कर रहा है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब एक्सेलरेट करता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा मतलब एफ जी इज इक्वल टू एम इंटू ए. तो ए जो है यहाँ पर एफ जी बाई एम है. ये जो ए है ना, जब ये एफ जी हो जाता है, force is equal to mass and acceleration. Acceleration is equal to f by m. Now, if f is equal to fg, मतलब the force is nothing but the gravitational force, then ये जो acceleration होता है is become equal to g. Acceleration due to gravity. ये हुआ एक्सेलरेशन. उसके बाद तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर ये बॉडी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा क्यों नहीं चला जा रहा है? इसका रीजन ये है कि जब ये मासेस बहुत छोटा होता है ना, तो ये जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये एक बहुत छोटा वैल्यू है. क्यों होता है ऐसा? तो जी जो है ये तो ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11. 10 टू द पावर माइनस 2 क्या होगा? अगर 1 बाई 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अगर हम लिखें तो ये क्या होता है 1 बाई 100. ऐसे ही अगर ये माइनस 3 हो जाए तो 1 बाई 1000 हो जाएगा. अगर ये माइनस 4 हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा. वैसे ही अगर ये माइनस 11 हो जाए तो यहाँ पे 11 जीरोस आ जाएगा. अब तुम सोचो क्या ये वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो नहीं है? तो ये जीरो ही तो है. अब जो मास इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी छोटा है, तो दो स्मॉल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा वैल्यू आएगा, जीरो के आसपास आएगा. तो दो बॉडी हम ऐसा बॉडी खा लें जिसका मास भी छोटा है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स तो नेग्लिजिबल ही हुआ ना. इससे ना तो ये इसकी तरफ जाएगा ना ये इसकी तरफ जाएगा. ये जो है ये मतलब ज्यादा अमाउंट में तब होता है, इसका वैल्यू ज्यादा तब होता है जब ये प्लैनेट्स के बीच में होता है. अर्थ हो गया, मून हो गया, उनका मास बहुत ज्यादा है. तो मास ज्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये अब जीरो नहीं रहेगा,
ये सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाएगा इसका वैल्यू। इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उसके बीच में ये अपना इफेक्ट शो करता है। ग्रेविटेशन के कारण ये मून अर्थ के अराउंड घूमता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूम पाता है। उसी के कारण वो अर्थ के अराउंड घूमता है। ग्रेविटेशन नहीं होता तो वो अर्थ के अराउंड नहीं घूमता, तो वहाँ पर उसका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, क्योंकि मास बढ़ा है, अर्थ का मास बढ़ा है, मून का मास बढ़ा है, इसलिए वहाँ पर वो उसको उस पर फोर्स लगा के उसको अपने चारों तरफ घुमा पाता है। वैसे ही जब अर्थ पे कोई भी चीज़ है, अर्थ पे कोई भी चीज़ धरती पर रहता है, वो आकाश में नहीं उड़ता है। मतलब अगर हम कोई फोर्स ना अप्लाई करें खुद से, जैसे एरोप्लेन में फोर्स अप्लाई होता है तब वो उड़ता है, लेकिन कोई और बॉडी हो जिसको फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो ग्राउंड पर ही रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज उन सब पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, अर्थ उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जितना अमाउंट से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उन सबको, उतना ही अमाउंट से वो सारा बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे हमको अर्थ जितना फोर्स से खींच रहा है अपनी तरफ, हम भी अर्थ को उसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो मेरी तरफ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लास्ट क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़े कि दो बॉडीज, एक का मास है 1 kg और एक का मास है 1000 kg, और दोनों पे हम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस पे भी हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस पे भी हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम पढ़े थे कि बॉडी का मास अगर ज़्यादा है तो उसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इसमें किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इसका मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? इसका टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट, यहाँ पहले से रेस्ट पे था, वो यहाँ पर कौन सी इनर्शिया आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इसका टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इस पर हम सेम ही फोर्स लगाए, 10 न्यूटन लगाए, इस पर 10 न्यूटन लगाए। ये सपोज यहाँ से यहाँ पहुँच गया और ये शायद यहाँ से यहीं तक पहुँचे, ये यहाँ से यहीं तक पहुँचेगा, ना के बराबर स्पेस में। वही चीज़ तुम्हारा हो जाता है अर्थ के केस में। अर्थ का तो 1000 ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मास है। तो ऐसा होता है कि अर्थ बिल्कुल ही मूव नहीं करता है मेरे फोर्स का, इसलिए इतना इनर्शिया इसके पास कि मेरे फोर्स अप्लाई करने से हम जितना फोर्स उस पर अप्लाई कर देते हैं उतने से वो ज़रा सा भी मूव नहीं करेगा, और वो हम पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मेरा मास कम है, मेरा इनर्शिया कम है, हम उसकी तरफ मूव कर गए, हम अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ और हम ग्राउंड पे हैं। ऐसा उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि जी का वैल्यू क्या होता है, और स्मॉल जी और जो कैपिटल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन था। तो चलो वो देखते हैं। We have relation between small g and capital G। तो देखो अर्थ के, ये अर्थ सपोज ये है मेरा अर्थ, और इसके कोई भी बॉडी रखा होगा, इस पे क्या फोर्स लगेगा? फोर्स क्या होता है? क्या मान लो इस पे रखा नहीं हुआ है कि कहीं ऊपर से हम इसको छोड़े, हम कहीं छोड़े उसको, तो छोड़ने से क्या होगा कि इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। जब इसको हम यहाँ से छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इस पे क्या फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी होगा, तो ये F इनटू जी हो जाएगा। तो इस पे एक फोर्स लगा F इनटू जी, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो F इनटू जी है। उसके अलावा ये
अर्थ है और यहाँ एक प्लैनेट, दोनों का मास है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका वैल्यू क्या होगा g, इसका हम बोल रहे हैं मास कैपिटल M, इसका बोल रहे हैं स्मॉल m, g m बाई स्मॉल r का स्क्वायर। स्मॉल r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये है स्मॉल r। ये दोनों इक्वल हो क्योंकि इस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी वही फोर्स था जिस दो फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, दोनों सेम। तो दोनों को जब हम डिफाइट करेंगे तो ये है एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। यहाँ से एम कटा दोनों साइड से, तो स्मॉल जी का वैल्यू हो गया जी एम बाई आर। अब इसको अगर हम यहाँ लें, इसके सरफेस पे लेकर चलेंगे, तो ये जो स्मॉल आर था वो कैपिटल आर बन जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की इक्वल हो जाएगा। तो हम देख सकते जो जी है, ये एम क्या था, अर्थ का मास, आर क्या था, अर्थ का रेडियस, जी है वो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज करेगा, तो बस अलग अलग प्लैनेट का मास अलग अलग होगा, अलग अलग प्लैनेट का रेडियस अलग अलग होगा, तो जी स्मॉल जी जो है वो अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होगा। ठीक है, तो चलो अर्थ पर निकालते हैं। तो अर्थ पर निकालने के लिए स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर। तो कैपिटल जी का वैल्यू हम देखें अभी थोड़ी देर पहले 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी और रेडियस इसका होता है 6.4 into 10 to the power 6 मीटर और रेडियस स्क्वायर करना है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड की तो जी का हम देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बस मास है, मास से केजी आ गया। इस मास के कारण यहाँ पर केजी आया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, इसका हमारा मास मीटर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर कटा, यहाँ से आया न्यूटन बाई केजी, दैट इज इक्वल टू फोर्स बाई मास। Which is equal to mass into acceleration और नीचे मास। यहाँ हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए होता है एक्सेलरेशन का क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा तो ये एक्सेलरेशन आ गया और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम दिखा भी दिए कि जी एम बाई आर स्क्वायर एक्सेलरेशन कैसे है।
बाद अगर हम ये बात करें कि फ्री फॉल क्या होता है, तो फ्री फॉल होता है कि हम वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब वहाँ एयर नहीं है, वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर को वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम में अगर कोई बॉडी को हम सिंपली छोड़ दें तो वो क्या होगा, ये जो फॉल हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल। अगर हम इसको फेंकें तो वो फ्री फॉल नहीं है, अगर हम इसको ऐसे फेंकें तो भी वो फ्री फॉल नहीं है। फ्री फॉल मतलब उस बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, तब उसका जो फॉल होता है उसको फ्री फॉल बोला जाता है। और फ्री फॉल के केस में ही एक्सेलरेशन जो होता है वो इक्वल टू जी होता है। इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो फ्री फॉल के केस में जी होता है। जब ये बॉडी नीचे आता है तब बॉडी का एक्सेलरेशन जी हो जाता है। तो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसमें जी हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो वहाँ क्यों जी हो, बिकॉज ऊपर से नीचे गिरता है, ऊपर हम यहाँ पर रखें और सपोज हम छोड़ दें तो उस केस में उससे फोर्स नीचे लग रहा है ना, और मोशन भी उधर ही हो, वो फोर्स जो बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन प्लस जी आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन जी हो जाए। और अगर बॉडी ऊपर जा रहा है मतलब हम इसको ऊपर थ्रो किए, ऐसे करके हम ऊपर इसको थ्रो किए, ऊपर थ्रो करने से क्या होगा कि बॉडी जा रहा है ऊपर और फोर्स लग रहा है नीचे, बॉडी ऊपर जा रहा है और फोर्स बॉडी पे नीचे लग रहा है। तो ये जो फोर्स है ये इसको रोकने की कोशिश करेगा ना, तो ये इसका वेलोसिटी को कम करेगा, बढ़ाएगा नहीं। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, कि डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये जो है इसका वेलोसिटी को कम कर रहा है, इसलिए हम इसको जो ए होगा उसको हम लोग माइनस देंगे। तो जितना भी इक्वेशन में मोशन वाला इक्वेशन है उन सब में अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें ए इज इक्वल टू माइनस डी ले लेना, और कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें ए इज इक्वल टू प्लस डी ले लेना। इस केस में ए इज इक्वल टू प्लस डी होगा। उसके बाद अगर हम मास का बात करें, मास क्या होता है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन कंटेंट्स, प्लेस टू प्लेस ये चेंज नहीं करता है, वेलोसिटी से चेंज करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट के जितना वेलोसिटी हो जाएगा बॉडी का तो उसका जो मास है वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर जो मेरा वेलोसिटी है पार्टिकल का वो अगर 10⁶ तक गया है, इससे कम रहा मीटर पर सेकेंड, इससे कम अगर रहा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज लेस देन वेलोसिटी इज लेस देन दिस, देन इस केस में मास कांस्टेंट रहता है। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गया तो मास इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर हम वेट का बात करें तो वेट क्या होता है, weight of any body is the force with which the earth attracts it। मेरा वेट क्या होगा, हमको जिस फोर्स से बॉडी अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा वो मेरा वेट होगा। इसका वेट क्या होगा, जिस फोर्स से अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा वो इस ब्लॉक का वेट हो जाएगा। जिस फोर्स से अर्थ इस पेन को अट्रैक्ट करेगा वो इस पेन का वेट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स, और किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है अर्थ इसी को, मास इंटू कोई भी बॉडी को अगर हम छोड़ दें, ऐसे हम इसको छोड़ देते हैं, अगर इसको ऐसे हम ऐसे छोड़ दें, इसको हम छोड़ रहे हैं तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा,
उसके कारण ये एक्सेलरेट करेगा। तो फोर्स क्या होता है? मास। कोई भी फोर्स हम अप्लाई करें, कोई भी फोर्स हम अप्लाई करें किसी भी बॉडी को ऑफ मास m, और ये बॉडी एक्सेलरेट करने लगती है, तो ये जो फोर्स होता है ये इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ जब बॉडी फ्री फॉल हो रहा है, बॉडी का फ्री फॉल नहीं भी होता, किसी भी कहीं पर भी रखा हुआ है तो उसमें फोर्स लग रहा है, फिर या कहीं से गिर रहा है तो फोर्स उस पर लग रहा है, उसके पास मास है, इस फोर्स के कारण वो एक्सेलरेट करेगा। तो ये जो फोर्स होगा ये एक्सेलरेशन किस जी है, ये फोर्स हो जाएगा m/g। और ये फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? m/g। और ये क्या है? इसी फोर्स से बॉडी, इसी फोर्स से बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ। तो ये इस केस में हो गया वेट। वेट का फॉर्मूला क्या हुआ? m/g, m/g। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला में g आ रहा है जो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। ऑल्टीट्यूड चेंज होने से भी ये g चेंज होता है, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, थोड़ा मोड़ा हाइट से नहीं होगा, लेकिन ये हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाए, जहाँ हम बात कर रहे हैं दोनों बॉडीज अर्थ से जो हाइट है, जहाँ हम मेजर कर रहे हैं यहाँ पर g कितना है, स्मॉल g, अगर वो हाइट बहुत ज़्यादा हो जाए तब g चेंज हो जाए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अलग अलग प्लैनेट पे g अलग अलग होगा, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होगा, अलग अलग हाइट पे अलग अलग होगा। तो वेट भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा बॉडी का, लेकिन मास कांस्टेंट होता है। वेट वेरिएबल होता है, वेट फोर्स है, मास सिंपली केजी। और 1 न्यूटन तो हमें पता नहीं है कि वो 10⁵ टाइम होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। हम अगली वीडियो में अब मिलेंगे आपसे, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।